कैसे मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि सोशल साइंस क्लास 10th के सोशल साइंस के आज ये भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का पहले एक्सरसाइज का 5वां खंड है। पहले एक्सरसाइज का 5वां खंड है और 5वें खंड जिसको शक्ति या ऊर्जा संसाधन हम बोलते हैं, और ऊर्जा संसाधन का ये पार्ट 2 है। पार्ट क्या है? 2। बिल्कुल याद रखेंगे, पार्ट 2 है, यानी कि पहले पार्ट हम लोगों का क्लियर हो चुका है और जिसमें आधा पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया है, और इस दूसरे पार्ट में पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं और सारे के सारे ऊर्जा संसाधन यानी शक्ति संसाधन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखिए और साथ में अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और ये हमारा भूगोल का यानी कि देखेंगे पहले एक्सरसाइज का 5वां खंड है। बिल्कुल याद रखेंगे, पार्ट 1 का घ अंग जो है, अंग यानी 5वां खंड है जो शक्ति ऊर्जा संसाधन है। शक्ति संसाधन कहे या ऊर्जा संसाधन, ये हमारे सामाजिक विज्ञान यानी कि बीसीबीटी अगर बात करें तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 10th चल रहा है ना। शुरुआत करते हैं पहले, तो देखते चलेंगे जितना हम लोग चले थे कि ऊर्जा संसाधन शक्ति संसाधन आखिर है क्या। संसाधन के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि विद्युत संसाधन, विद्युत ऊर्जा संसाधन क्या है। विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोग जाने कि विद्युत ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तब विद्युत यानी कि बिजली के बारे में बात करें कि बिजली आखिर होता क्या है, बिजली बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो विद्युत की बात करें, तब विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत शक्ति जो है ना, एक ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कहता वर्तमान में आजकल की अगर बात करें तो विश्व में यानी पूरी दुनिया में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग का विकास एक सूचकांक के रूप में माना जाता है। अगर पूरी दुनिया की बात करें, आज पूरी दुनिया है वो विद्युत में सबसे आगे माना है। जिस जहां पे विद्युत का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, समझिए कि वो विकासशील देश में आता है। विकास का एक कड़ी के रूप में आप कह सकते हैं कि एक कड़ी हो जाता है, ये सूचकांक माना जाता है। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला का, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत के उत्पादन किसे किया जाता है, कोयले से किया जाता है। कोयला में साथ में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से इससे ऊर्जा और उष्मा प्राप्त होता है, और इससे किया जाता है जो उष्मा प्राप्त होता है, उष्मा से बिजली प्राप्त होता है, यानी कि विद्युत बनाते हैं। साथ में अगर बात करें तो उसे हम लोग ताप विद्युत कहेंगे। जो उष्मा से प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, ताप विद्युत कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विद्युत की अगर बात करें तो विद्युत का उत्पादन आणविक खनिज के विखंडन से भी किया जाता है, उसे हम लोग परमाणु विद्युत कहते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु विद्युत कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्लियर होता है। आगे अगर बात समझे तो इसी में हम लोग समझेंगे कि जल विद्युत क्या होता है। तो आपको बता दें कि वैसे बिजली या वैसे विद्युत जो जल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और ये जल के द्वारा उत्पन्न कैसे किया जाएगा, तो आपको बताते चले कि बहुत बड़ी बड़ी जो नदियां होती है या बहुत बड़े बड़े अगर जलाशय है या झरना हो, तो वहां पर बिजली के यहाँ पर बनाया जाता है जल से। और वो कैसे, वो भी याद रखिएगा कि जल विद्युत बिल्कुल आपको ऐसा होता है कि प्रदूषण रहित होता है। इससे एक भी प्रदूषण नहीं निकलता, यानी प्रदूषण की बात भूल जाइए कि प्रदूषण इससे निकलता है। प्रदूषण बिल्कुल नहीं निकलता है। किससे? जल विद्युत से, यानी कि जल से जो विद्युत बनाया जाता है। तो जल से जो बड़ी बड़ी नदियां होती है वहां पर नदियों पे बांध बना दिया जाता है, यानी कि परियोजना की तरह कह सकते हैं कि परियोजना बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, और उस बांध से पानी को स्टॉक कर दिया जाता है, और पानी स्टॉक करके और उसको धीरे धीरे करके पानी छोड़ा जाता है, और नीचे डायनेमो की तरह डायना यानी पंखे लगे होते हैं, और पंखे पे गिरते हैं। पंखा जितना तेजी में नचता है उसके हिसाब से उतना तेजी से वहां पर बिजली बनने का काम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बिजली बनते हैं। तो ये पूरी बात अगर हम लोग समझे तो ये बिल्कुल याद रखें कि जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल जो विद्युत है उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी। अब सदावाहिनी नदी किसको बोलते हैं, कि वैसे नदी जो सालों भर बिल्कुल बहती है, यानी जो नदी सालों भर बहती है उनको सदावाहिनी नदी बोलते हैं। और उसमें प्रचुर मतलब भरपूर मात्रा में जल की राशि यानी इकट्ठा किया जा सके, जमा किया जा सके, मिल सके। नदी मार्ग में यानी कि नदी के रास्ते में ढाल बना हो, साथ में अगर जल का तीव्र वेग हो, तीव्र मतलब तेजी से ऐसा ढाल, जब नदी में पानी बह रहा है तो वहां पर एक कहीं पर भी ऐसा जमा करके बांध बना करके या ढाल बना करके, यानी ऊपर से पानी नीचे गिरे, इतना तेजी में गिरे कि पंखे या डायनेमो की अगर बात करें तो पंखे जो है बहुत आसानी से और तेजी से नचे। जितना तेजी से पंखे नचेंगे उतना ज्यादा बिजली का
उत्पन्न होगा। तो वही कहता है कि जल की तीव्र वेग हो, साथ में प्राकृतिक जल प्राप्त होना चाहिए, ये भी उनके लिए जरूरी है। प्राकृतिक जल जो प्राप्त होता है तो ये भी होना अनुकूल भौतिक दशाएं के रूप में हो सकता है। कहता है कि पर्वतीय एवं हिमानीकृति क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय यानी कि जो पर्वत से होते हैं या हिमानी क्षेत्र जो होते हैं, वहां से झरना बहे या बर्फ के टुकड़ा जो पिघलते हैं और वहां से जो जल आते हैं, वहां पर ये ज्यादातर मिल जाते हैं। भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। भारत में सन 1897 ईस्वी में सबसे पहली बात करें तो दार्जिलिंग में विद्युत का क्या हुआ था, जल विद्युत का संयंत्र का स्थापना हुआ था। इसके बाद कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कहता है कावेरी नदी के जल प्रपात पर कहता है दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। आगे अगर बात करता है 1947 ईस्वी आते आते तक यहाँ पर 508 मेगावाट तक के बिजली का उत्पादन किया जाने लगा, केवल और केवल जल से। कब तक? 1947 ईस्वी तक। कहता है भारत में 508 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जाने लगा। आगे अगर बात करें इसके आगे तो ये देखते चलेंगे कि भारत में मुख्य उद्देश्य परियोजना, भारत के मुख्य उद्देश्य परियोजना किसे बोलेंगे? मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं कि मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए मुख्य मतलब मेन परियोजना होता है, बहुउद्देशीय किसको बोलेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। अब बहुउद्देशीय वैसा परियोजना जिसे बहुत सारा उद्देश्य से छिपा हो, उसमें बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के, और जिस परियोजना को अगर किया था उसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे मान लीजिए कोई एक काम करना है, उस काम को करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य छिपा हुआ हो, तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे या बहुउद्देशीय काम बोलेंगे। जैसे अगर बात कीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजना किसी को बोलते हैं, जैसे एक नदी है और नदी पर बांध बना रहे, तो ऐसे तो लग रहा है कि बांध बनाने से बाढ़ रुकावट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ बहाने से बांध जब बनते हैं तो जहां पे बांध बनेंगे उस वहां से लेकर के आगे, तो अगर बात करें तो आगे बिल्कुल बाढ़ रुक जाएगा, बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन उसके पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा बाढ़ है, क्योंकि वो बांध बना हुआ रहता है। तो जलाशय को यानी पानी को स्टॉक करने के लिए एरिया चाहिए, और वहां पर एरिया आपको बहुत कम मिल जाता है। तो एक बात है कि आगे वाले एरिया में आपको बाढ़ नहीं आएगा, तो बाढ़ से रुकावट के लिए बात कर सकते हैं। दूसरी बात होता है कि इसके में आप पानी को जैसे संरक्षण करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखते हैं, भंडार करके रखेंगे, तो वहां पर आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं, या वहां से लेकर के एक आध नहर खोल सकते हैं, और नहर जाएगा तो वहां से सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर नदी खुला हो तो जाकर के समुद्र में गिरा देती है पानी, लेकिन अगर बांध बन जाता है तो वहां से नहर निकाल करके आप खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, या आप कोई और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। साथ में पर्यटक स्थल भी बना सकते हैं कि पर्यटक यानी कि जो घूमने वाले दर्शक हैं वो जाकर के वहां पर घूम सकते थे, एक उद्देश्य हो जाता है। आगे अगर बात करें तो वहां पर जो बांध बना होता है, बांध के ऊपर गाड़ी का आवागमन जो होता है वो भी चले, यानी कि एक पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम करता है, तो ये भी एक उद्देश्य हो जाता है। आगे अगर बात करें तो इसमें हम लोग विद्युत यानी बिजली का उत्पन्न करते हैं, ये सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है, तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो इस तरह से कई सारे उद्देश्यों को लेकर के और बिजली का उत्पादन किया जाता है, या कोई परियोजना को लागू किया जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। अब यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई सारे लाभ, एक साथ अनेक लाभ को प्राप्त किया जा सके, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। या अर्थात की बात करें कि एक और परिभाषा अगर दे तो ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, एक साथ कई सारे उद्देश्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। क्लियर? अब दूसरा बात अगर जाने हम लोग कि बहुउद्देशीय परियोजना आखिर हमारे भारत में है कितने, तो कई सारे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अगर बताते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना। अब भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम तो सुने होंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना है जो भाखड़ा नांगल परियोजना, ये आपको सतलज नदी पर बना हुआ है। किस कौन सी नदी पे? सतलज नदी पर बात करें तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना है। अब ये बात बिल्कुल याद है, भाखड़ा नांगल परियोजना है जो एक ही परियोजना नहीं है, यहाँ पर दो बांध है। कितने बांध है? दो बांध है, एक भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है।
और दोनों कुछ दूरी पे है, यानी एक पानी जो बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, उसके बाद उससे जो तेजी वाला पानी आता है उसको आगे वाला बांध बना दिया गया है कि एक तो है कुछ मात्रा पानी को स्टॉक करके या धीरे कम करता है, और दूसरा बांध इसलिए बनाया गया ताकि बहुत अच्छे से उसे स्टॉक करके या हम अपने कब्जे में रख सकते हैं पानी को, यानी कि जितना अपनी इच्छा के अनुसार जितना वहां पर छोड़ना चाहिए उतना छोड़ेंगे और जितना नहीं छोड़ना चाहिए उतना नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बाढ़ आने की संभावना ये सब हट जाएगी। साथ में वहां से बिजली उत्पन्न करने के पर्यटक स्थल के लिए सारे जगह यहाँ पर काम हो जाएगा। तो दोनों एक ही जगह पे यानी कि कुछ ही दूरी पे बना हुआ है भाखड़ा और नांगल, इसीलिए इसको भाखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं। दोनों अलग अलग, भाखड़ा परियोजना अलग है, नांगल परियोजना अलग है, लेकिन दोनों को एक ही में मिलाकर के भाखड़ा नांगल के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब ये जानेंगे भाखड़ा नांगल के बारे में, तो भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची बांध में से एक है, यानी पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, यानी कि सबसे आगे आता है कि विश्व के सबसे ऊंची बांधों में गिनती होता है भाखड़ा नांगल परियोजना की। अब ये बात करते हैं जो हिमालय के क्षेत्र सतलज नदी पर बना हुआ है, हिमालय के एरिया है और सतलज नदी पर बनाया गया है। कहता है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भारत के सबसे बड़ी नदी परियोजना की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना ये है। कहता है इसे 7 लाख किलोवाट विद्युत की उत्पन्न किया जाता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कौन? भाखड़ा नांगल परियोजना से। आगे अगर बात करें तो दूसरा नंबर आता है दामोदर घाटी परियोजना, और ये भी बहुत अच्छा परियोजना है। ये क्या होता है कि यह परियोजना दामोदर नदी यानी कि दामोदर नदी घाट, बिल्कुल आप इसको याद रखना बड़ा इजी है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दामोदर नदी परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो दामोदर घाटी जो परियोजना है ये दामोदर नदी पे, जो नाम होता है नदी का ना, नदी के नाम से रिलेटेड ही आपको नदी तो परियोजना का नाम मिल जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना का नाम मिल जाएगा, और नहीं तो जो एरिया में बना हुआ रहेगा उस एरिया के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। यहाँ पर दामोदर घाटी नदी परियोजना है, तो बिल्कुल याद रखेंगे दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ को क्या करता है, ये बचाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कौन? दामोदर घाटी परियोजना। बिल्कुल याद रखेंगे दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ों को बचाने के लिए किया गया है, और इससे 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगला देखेंगे तो कोसी परियोजना जो है, और कोसी परियोजना बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोसी जो है नदी इतना बहुत भयंकर तबाही मचाता है हमारे बिहार के उत्तरी बिहार में कि पूछे मत, क्योंकि एक आता है कहाँ से, हिमालय पहाड़ से आता है, लेकिन नेपाल होते हुए, और नेपाल और अथी की मतलब हिंदुस्तान के दोनों के बॉर्डर पे यानी कि नेपाल में ही एक परियोजना बनाया गया है ना, जिसको कोसी परियोजना कहते हैं, कोसी नदी में बनाया गया है। कहता है नेपाल के स्थित हनुमान नगर में, नेपाल के में स्थित हनुमान नगर में कोसी नदी पर बांध है वो बना करके, और इस परियोजना से क्या 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया था। 20,000 किलोवाट बिजली का क्या किया था, उत्पादन किया था। कहाँ से? एक कोसी नदी की परियोजना से। और ये आपको बता चले कि ये वहां से तो चला था, लेकिन फिर भी हमारे बिहार आते आते इतना भयंकर तबाही मचाता है कि पूछिए मत। और ये इसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को, है ना, कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। तो इसको बिल्कुल याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। अगला बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन की रिहंद परियोजना। अब रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, और ये सोन के बिल्कुल सहायक नदी है। कौन के? सोन नदी के सहायक नदी है। इस परियोजना को सोन की सहायक नदी रिहंद पर, सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, और ये 934 मीटर लंबा बांध बना करके, और ये किया गया है कि इससे 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना वाट? 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है रिहंद परियोजना में। क्लियर? चलिए आगे देखते चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। देखिए क्या कहता है ये अगला नंबर जो है 5 नंबर, इसमें कहता है कि हीराकुंड परियोजना। अब हीराकुंड परियोजना क्या है? एक क्वेश्चन की तरह आप कह सकते हैं कि हीराकुंड परियोजना कहाँ बनाया गया है, कहां पर है? तो ये उड़ीसा के महानदी पर बनाया गया है, जो विश्व के सबसे लंबा बांध बना करके 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहता है कि हीराकुंड जो परियोजना है, जहां पर उड़ीसा
उड़ीसा के महानदी पर, उड़ीसा के महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बना करके और 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। अगली अगर बात करें तो चंबल घाटी परियोजना, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी चंबल नदी पर बनाया गया है। देखिए जब भी अगर बात कीजिए तो जो आपका अथी का नाम रहेगा, परियोजना का नाम रहेगा, परियोजना के नाम से रिलेटेड ही आपको, नदी के नाम से रिलेटेड ही आपका परियोजना का नाम रहेगा। यानी कि चंबल घाटी परियोजना जो है ये चंबल नदी पर राजस्थान में, चंबल नदी पे राजस्थान में 3 बांध, गांधी नगर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा, ये स्थापित 3 शक्ति गृहों को स्थापना करके और 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। ये चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध, राजस्थान में कितने बांध? 3 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में ये स्थापित करके कथा 3 शक्ति गृहों की स्थापना की गई है और यहाँ से 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आता है 7वां नंबर, जिसमें कहता है कि तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है यह भी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो कृष्णा नदी पर के सहायक नदी, कृष्णा नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। कि कौन सी नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका नदी घाटी परियोजना रहेगा वो उसी रिलेटेड नदी पर बनाया जाता है। यानी तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो बात करें तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि कौन से नदी पर कितना परियोजना बनाया गया है उस हिसाब से। आगे की अगर बात करें तो हम लोग जानेंगे ताप शक्ति। अब ताप शक्ति जो है बाबू, इससे ताप शक्ति यानी कि ताप करके और उससे शक्ति यानी कि बिजली बनाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा चीज है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये आपको जल विद्युत के जैसा नहीं है कि जल विद्युत में होता है कोई पॉल्यूशन ही निकलता है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषित होता है। इससे हमारा वातावरण जो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। बिजली तो बनता है बहुत अच्छा, लेकिन प्रदूषित होता है। कहता है कि तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए ताप शक्ति संयंत्रों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ताप शक्ति का अगर बात करें, ताप शक्ति का उत्पादन करने के लिए तो इसमें कोयला का, पेट्रोलियम का और ये आपका जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग किया जाता है। और ये जल विद्युत के जैसे एक काम नहीं करता है, प्रदूषण रहित नहीं होते हैं। ये बिल्कुल जल विद्युत से बिल्कुल अलग रिलेटेड होता है। ये इसके जैसा काम नहीं करता है। कंप्लीट। चलिए आगे अगर बात करें तो इसके बारे में हम अगला देखेंगे कि परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति क्या होता है? परमाणु शक्ति क्या होता है ये देखेंगे। अब परमाणु शक्ति में कहता है कि जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं, जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है। यूरेनियम का है परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल। और आपको पता होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा जैसे बम बारूद वगैरह पटाखा उटाखा बनाते हैं वो यूरेनियम से बनता है ना। यूरेनियम जो कच्चा माल होता है परमाणु बम बनाने के लिए या कोई भी बनाने के लिए, तो कहता है परमाणु ऊर्जा के लिए एक कच्चा माल क्या है? यूरेनियम। और यूरेनियम की बात करें तो भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार आपका झारखंड में मिल जाता है, झारखंड के जादूगोड़ा में। कहता है कि भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार आपको मिलता है झारखंड के जादूगोड़ा में। और ये जो है बिजली बनाने के लिए भी काम आता है, जिससे एक टूटता विखंडित होता है तब इससे ऊर्जा निकलता है और इससे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तब भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि उद्योग के और कृषि वाले जितने लोग हैं उन सबको बिजली प्रदान किया जाए और बिजली का उपयोग कर सके। क्लियर। चलिए आगे अगर देखें तो अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है कि देश में अब तक 6 विद्युत परमाणु जो गृह है ये बिल्कुल स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला नंबर आता है तारा परमाणु विद्युत गृह, दूसरा नंबर आता है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह और तीसरा नंबर पे आता है कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह, चौथा नंबर पे आता है नरौरा परमाणु विद्युत गृह, पांचवा नंबर पे आता है ककरापारा परमाणु विद्युत गृह और छठा नंबर पे आता है कैगा परमाणु विद्युत गृह। अब सारे के बारे में अगर बात करें तो तारा परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह की बात करें तो ये आपका आता है कौन? तारापुर परमाणु विद्युत गृह, जो हमारे भारत में भी सबसे पहला बार स्थापित किया गया था मुंबई के पास में।
दूसरी बात करें तो राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह है और ये राजस्थान के कोटा में स्थापित किया गया है, जो चंबल नदी के किनारे है। जो कहाँ है? चंबल नदी के किनारे है। तीसरा बात करें तो कल्पकम परमाणु विद्युत गृह, और ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। क्या स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। चौथा की बात करें तो नरौरा परमाणु विद्युत गृह, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास अवस्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है। पांचवा की बात करें तो ककरा पारा परमाणु विद्युत गृह, यह गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे है। गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित है। और छठा की बात करें तो कैगा परमाणु विद्युत गृह, यह कर्नाटक राज्य के कहता है जगवार जिला में स्थित है। कर्नाटक में जो है राज्य, वहां के जगवार जगह में यानी कि जिला में अवस्थित है। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें तो ये देखते चलेंगे कि गैर पारंपरिक शक्ति। अब ये क्या होता है? तो गैर पारंपरिक शक्ति ये कह सकते हैं कि वैसे शक्ति जो कभी खत्म हो ही नहीं, या कह सकते हैं कि वैसे शक्ति जो बिल्कुल निर्जीव वस्तुओं से बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गैर पारंपरिक विद्युत गृह, है ना। अब जो सजीव से बनता है उसको भी तो बोलेंगे डायरेक्टली कि जो सजीव है यानी पारंपरिक है, या ये कह सकते हैं कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म आपका हो जाएगा। जो पारंपरिक होता है एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म हो जाएंगे, लेकिन गैर पारंपरिक है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा कभी खत्म नहीं होने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं गैर पारंपरिक शक्ति स्रोत। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे सुनिए अब स्रोत के बारे में कि कैसे बनता है, कहां से आता है, तो ये जानेंगे। तो अधिक दिनों तक हम शक्ति का पारंपरिक स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि अधिक यानी कि कई साल हमारे पीढ़ी जो है एक कितना भी अगर यूज करे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम हो या कि कोई कोयला हो, ये सारे चीज एक न एक दिन खत्म होना ही होना है, क्योंकि नवीकरणीय अनवीकरणीय है। एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म हो जाएगा। अब एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म हो जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा आपका खत्म हो जाने वाले एक पारंपरिक है। अब पारंपरिक खत्म हो जाए तो हम लोग इसी पर निर्भर थोड़ी रहेंगे कि एक वो खत्म हो गया तो दूसरा हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे, नहीं, कुछ और चीज का वो आविष्कार करे तो किसी और चीज का आविष्कार किसी और चीज पर निर्भर रहने के लिए गैर पारंपरिक का स्रोत का ऊर्जा का क्लियर शुरू हो गया कि उसका यूज होने लगा। अब ये हम लोग जाने कि अधिक दिनों तक हम शक्ति का पारंपरिक जो स्रोतों से पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यह जो है समाप्त है, यानी कि समाप्त होने वाला है संसाधन है। इसीलिए गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों से ऊर्जा का विकास बहुत ही अधिक आवश्यक है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत से, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आता है। गैर पारंपरिक में ये सारे एक बार यूज करने के बाद दोबारा कभी खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल याद रखिए कि इसको आप जिंदगी भर की बात करें कि जब तक हमारा पृथ्वी रहेगा तब तक इसको यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो, जब तक पवन रहेगा, जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा यूज कर सकते हैं, जब तक पवन रहेगा हवा चलते रहेगा तब तक हम लोग पवन ऊर्जा यूज कर सकते हैं, जब तक समुद्र रहेगा तब तक हम लोग ज्वारीय ऊर्जा यूज कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ज्वार भाटा के अगर नाम सुने होंगे तो समुद्र में जो उठती है लहरें, तो उन लहरें को किनारे तक तट तक आते हैं तो उसी को हम लोग ज्वार बोलते हैं, और उस वापस जब लौट जाती है तो उसी को हम लोग भाटा बोलते हैं। और वापस आना जाना लौटना हल्का या तरंगी की बात करें तो आने जाने का काम हमेशा निरंतर चलते रहता है, और इसी से हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं यानी कि विद्युत बिजली बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं तरंगी ऊर्जा, या आप कह सकते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा, है ना। तो ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा एक ही प्रकार की यानी एक ही जैसा आ जाता है। आगे की बात करें तो ये देखेंगे हम लोग कि सौर ऊर्जा क्या होता है। तो सौर ऊर्जा जो सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि सोलर पैनल लगा करके, हमेशा देखिएगा सभी जगह कि सोलर पैनल लगा करके घर में, या सरकारी अगर बात किया तो सरकारी पोल पर लगा करके सोलर प्लेट लगा के और उसे यूज किया जाता है। तो उससे भी बॉल बढ़ते हैं, दिन भर चार्ज होता है और रात में बैटरी से वो बॉल जलता है। तो इस तरह से यूज होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा यह कम लागत वाला काम है बाबू। यह क्या है? कम लागत वाला, यानी कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा ये निर्माण में आसान होने के कारण, ये निर्माण भी एकदम आसान तरीका से लगा सकते हैं, सारी चीज में आसान हो जाएगा। आसान होने के कारण अन्य स्रोत यानी कि अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा ज्यादातर क्या होता है? लाभदायक है। कौन? सौर ऊर्जा। ये राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावनाएं हैं। यानी कि राजस्थान जो हो, गुजरात हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा तपती धूप, यानी बहुत तेजी में धूप, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है?
यहाँ पर बालू है, रेत है, ही रेत है, तो सारे रेत अगर गर्म हो जाते हैं तो इतना हीट हो जाता है कि यहाँ पर बिजली का उत्पादन हो ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। यानी कि जितना सोलर पैनल है वो जितना गर्म होगा उतना तेजी से बिजली का उत्पादन करेगा, तो वहां पर लगाने की ज्यादातर संभावनाएं आपको देखने को मिलती है, यानी कि लग सकती है। अगला बात करता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होता है? पवन ऊर्जा एक पवन चक्की द्वारा, यानी कि एक खंबे की तरह होता है, उसमें डैने लगे होते हैं और जितना तेजी में हवा चलते हैं उतना तेजी में मतलब पंखा जो है वो फैन नचेंगे, घूमेंगे, और जितना तेजी में वो घूमेंगे उतना तेजी में बिजली का उत्पादन होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, कहता कि ये पवन चक्कियों द्वारा, ये पवन चक्की है, बिल्कुल याद रखेंगे, ये सारे क्या है? पवन चक्की लगे हुए हैं। कहता है पवन ऊर्जा पवन चक्कियों से पवन की ऊर्जा, यानी कि पवन जो चलते हैं तो उससे प्राप्त की जाती है। कहता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, बिल्कुल याद रखेंगे। भारत जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व यानी कि पूरे दुनिया संसार का सबसे बड़ा क्या है? पवन ऊर्जा का उत्पादन वाला देश है। कहता है कि देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता कितना है? ये आपका 50,000 मेगावाट है। कितना? ये पवन ऊर्जा की बात करें तो 50,000 मेगावाट है जो पवन ऊर्जा से आपको मिलता है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र आपको एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। जो दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र की बात करें तो तमिलनाडु के क्या है? तूतीकोरिन नाम के जगह पे आपको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि सबसे बड़ा की अगर बात करें तो गुजरात के कच्छ में लांबा पवन ऊर्जा जो संयंत्र है ये एशिया का भी सबसे बड़ा आता है, जो गुजरात में आपको मिल जाता है। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आपको तमिलनाडु में मिल जाता है, और ये तूतीकोरिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन में। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे और अगला नंबर देखेंगे। ये आपको कहता है ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? तो ज्वारीय ऊर्जा ये समुद्र में मिलता है, और आपको पता होना चाहिए, अभी बताए हम कि समुद्र में जब हल्फा यानी कि कह सकते हैं तरंगे जब बाहर तक आती है, यानी किनारे तक आती है पानी और आकर के वापस लौटती है, तो जो आने वाली जो थी होती है पानी होती है और बहुत तेजी में तूफान की तरह आता है और आकर के आती है, तो उसी को कहेंगे ज्वार। और वापस जो लौट जाती है पानी उसको हम लोग बोलते हैं भाटा, और बार बार आने और जाने का काम करती है। उसी से जो बिजली बनता है उसी को हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। ये समुद्री ज्वार और तरंग के कारण गतिशील जल से जो ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, इसी को हम लोग ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा कहेंगे। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के उच्च ताप, पृथ्वी के अंदर जहां पर ज्यादा गर्मी होता है उस वहां से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? भूतापीय ऊर्जा। और जो ज्वारीय ऊर्जा हुआ ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये समुद्र में हल्फा या पानी चलते रहता है और यहाँ पर बिजली की तरह टरबाइन वगैरह सब लगा दिया जाता है, और इसी से जो बिजली यानी जितना घूमेगा, जितना तेजी में हवा चलेगा, मतलब पानी आगे पीछे होगा, उतना तेजी में वहां पर डैने डोलेंगे, और जितना तेजी में पंखा डोलते हैं उतने तेजी में इससे बिजली उत्पन्न होता है, किया जाता है। क्लियर? आगे देखते चलेंगे। और अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है? बायोगैस। ये बायोगैस ज्यादातर देहात में आपको मिलेंगे। बायोगैस ऐसा होता है कि एक ड्रम की तरह या कह सकते हैं बहुत बड़ा हौज की तरह बना दिया जाता है, और उसके अंदर गोबर हो या गोबर गैस की तरह या कचरा हो, मलमूत्र हो जानवरों का, ये सारा चीज में बोझ दिया जाता है। बोझने के बाद जितना ज्यादा सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें से जो गैस उत्पन्न होते हैं उसी गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोगैस। उससे आप ईंधन के रूप में घर में खाना बनाने के लिए या किसी भी प्रकार के यूज कर सकते हैं, यानी ईंधन के रूप में आप काम कर सकते हैं। बायोगैस की बात है और जैव ऊर्जा की, तो दोनों एक ही बात है। कहता ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव वाले क्षेत्रों में कृषि अवशिष्ट यानी खेत में जो अवशिष्ट होता है, जो सड़ने करने वाले जो चीज है, तो उन सभी से पशुओं और मानव के जनित अवशिष्ट, मतलब पशुओं और मानव के जो मल मूत्र होते हैं उन सभी से के उपयोग करके घरेलू उपयोग होती बायोगैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि उन सभी से उपयोग करके और इसमें डाला जाता है। यानी कि ये देखिए ड्रम की तरह जो लगा हुआ है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसी में डाल करके एक गंदी मतलब सड़ाया जाता है, और सड़ने के बाद जो गैस निकलता है और वो गैस को इस पाइप के द्वारा लेकर जाया जाता है अपने रसोई घर में जलावन की तरह यूज करते हैं, यानी चलाते हैं, और इस तरह से जलाते हैं। तो ये हमारा बायोगैस की तरह काम करता है। कहता है जैविक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस की प्राप्ति की जाती है। जैविक जो पदार्थ होते हैं, जितना जो सड़ने गलने वाला चीज या जीव जंतुओं वाले जो चीज होते हैं, वो जितना ज्यादा सड़ता है उतना ज्यादा बायोगैस बन करके तैयार होता है।
आगे अगर बात करें तो जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। और कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थ जैसे होते हैं जैविक पदार्थ के उदाहरण आपको मिलते हैं। नगरपालिका में या कहीं भी दिखिएगा सब्जी मंडी वगैरह में जो सब्जियों का जो अवशेष जो बच जाते हैं, या कोई कह सकते हैं आलू वगैरह के छिलका उलका हो जाए, किसी प्रकार की बात करें जो सड़ने जो आसानी से सड़ गल जाए, उन सभी को, केला का छिलका वगैरह हो, तो ये सब जैविक चीज है जो आपको सड़ने गले में बहुत जल्दी काम करेगा। तो ये सारी चीज में डाल करके और यूज किया जाता है तो बायोगैस बनकर तैयार होता है। क्लियर। आगे अगर पॉइंट देखेंगे तो शक्ति संसाधन का संरक्षण, शक्ति संसाधन को बचा के कैसे रखेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे। देखिए ऊर्जा जो है एक संकट है, ऊर्जा क्या है, संकट, विश्व व्यापी संकट बन चुका है। ऊर्जा का जो संकट, ऊर्जा इतना ज्यादा यूज हो रहा है, बेहाल में बर्बादी हो रहा है कि मत पूछिए ही मत। तो इसको संरक्षण करना बिल्कुल हमारे लिए जरूरी बन गया है। कहता है कि इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कहता है इसको समाधान करने के लिए और इसको भंडारण और सुरक्षित रखने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में हम देखेंगे पहले नंबर पे कि ऊर्जा के प्रयोग में, कहता है कि मित व्यतिता। अभी क्या होता है कि ऊर्जा संकट से बचने के लिए, ऊर्जा को संकट यानी ऊर्जा ज्यादा बर्बादी होने से बचने के लिए, कहता ऊर्जा के उपयोग में, कहता मित व्यतिता जरूरी है। यानी कि जैसे जितना जरूरत हो उतना ही यूज करना, ये मित व्यतिता कहलाता है। तो कहता है कि जितना जरूरत हो उतना ही यूज करना ये जरूरी है, जिसके लिए, कहता इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। इसके लिए आपको तकनीकी विकास जो है वो जरूरी है। ऐसे मोटर गाड़ी का निर्माण हो जो कम तेल में ज्यादा चलता हो, ऐसे गाड़ी का आपका उपयोग करना चाहिए, ऐसा गाड़ी आपको यूज करना चाहिए जो कम ईंधन में और ज्यादा किलोमीटर चले, यानी कि ज्यादा दूरी तक चल सके कम तेल में। कहता है अनावश्यक बिजली को रोककर हम उस ऊर्जा को बचत यानी कि बड़े स्तर पर कर सकते हैं। यानी कि बिना जो हमको जो जरूरी चीज नहीं है उस ऊर्जा को, बिजली को बचा करके रोक के रखे और उस ऊर्जा से बचत करके आप बड़े स्तर पर उसको यूज कर सके। तो ये भी एक क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम हो जाता है। अगली अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर में कि ऊर्जा के नवीन क्षेत्र की खोज करना, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नए नए क्षेत्र का प्राप्त करना। जैसे ऊर्जा संकट समाधान के लिए परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का खोज किया जाए, जैसे वैसे जगहों का पता लगाया जाए जहां पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार हो। यानी कि जहां पर पेट्रोलियम, हमारे भारत में कई सारे ऐसे जगह है जहां पर पेट्रोलियम है, लेकिन वहां पर खोज पाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल है। तो वैसे जगह को खोजना जहां पर पेट्रोलियम, आपको कोयला वगैरह जो है, बायोगैस, प्राकृतिक गैस वगैरह बहुत आसानी से मिल जाए, उस जगह को खोज करना बिल्कुल जरूरी है ताकि आगे हमें बिल्कुल मिलते रहे। अगला पॉइंट का था तीसरा नंबर कि ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक समाधानों का, कहता साधनों का उपयोग करना है। यानी ऊर्जा जो कहता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कहता सौर ऊर्जा आदि के विकास करके और उसका उपयोग शक्ति के समाधान के लिए संरक्षित किया जा सके। और इन सब का जब यूज करने लगेंगे तो हम सभी के पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल और बायोगैस का जो यूज कर रहे हैं ये सारे हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित बच जाएगा, यानी कि बचा के बचा रह जाएगा, आगे तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कहता है चौथा नंबर में कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या है, कहता है ऊर्जा संकट से बचने के लिए, ऊर्जा संकट से बचने के लिए सभी राष्ट्र यानी पूरे देश जो है, सारे के सारे देश आपसी मतभेद, आपसी यानी आपस के भेदभाव को भूल करके और ऊर्जा समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करना चाहिए। यानी कि कोई भी देश हो, सारे के सारे देश मिलकर के और अपने बीच में जो लड़ाई झगड़ा होते हैं उन सभी को देखते हुए इस सबको बिल्कुल भूल जाइए, भूल करके सब मिल करके और इसको समाधान का उपाय खोजना चाहिए कि हमको ऊर्जा को कैसे बचा करके संग्रहित करके रखना चाहिए। क्लियर। तो आज का क्लास इतना ही रहा और इसके बाद आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। हमारे पास प्रतिदिन 6 बजे से लाइव क्लास चलते रहता है, तो इसको बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करते रहेंगे। अच्छा लगे बिल्कुल लाइक करके जाएंगे। थैंक यू, बाय।